Hi guys, so this is our lecture number 2 in sector of Indian economy. ओके सो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि हमने जो हमारा जो सेक्टर है उसका डिवीज़न किस तरह से किया हुआ है। तो इसमें हम दो चीज़ समझेंगे। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम ये देखेंगे इसमें कि इकोनॉमी की कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जिसको ऑर्गेनाइज्ड कहा गया है और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको अनऑर्गेनाइज्ड कहा गया है। देखो, आपको ये पता है कि बहुत सारे लोग हर जगह एम्प्लॉयड हैं, अलग अलग जगह एम्प्लॉयड हैं और हर किसी की वर्किंग कंडीशन भी अलग अलग हैं। तो कोई उनको जो ये एक्टिविटी होती हैं उनमें कोई रूल एंड रेगुलेशन होते हैं या नहीं हैं, या किस तरह की चीज़ें फॉलो की जाती है, वो हम इसमें देखेंगे। देखो, एक स्टोरी दी हुई है कांता की। कांता एक ऑफिस में काम करती है और वो ऑफिस स्टैंड करती है 9 से 9:30 से 5:30 तक, और उसको सैलरी रेगुलर मिलती है मंथ के एंड में। और उसके सैलरी के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है जो गवर्नमेंट देती है, और शी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। और कांता को संडे को ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। अगर कोई हॉलीडे होता है तो उसको पैसा मिलता है, यानी पेड हॉलीडे होते हैं। और जब उसने ज्वाइन किया था तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था विद टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ हमने क्या देखा, कांता एक ऑफिस में काम करती है, फिक्स नंबर ऑफ आवर है 9:30 से 5:30। उसकी सैलरी रेगुलर आती है, गवर्नमेंट की तरफ से पीएफ मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, अदर अलाउंसेस जैसे टीए डीए वगैरह मिलते हैं। और कांता को संडे की छुट्टी होती है, प्लस उसको जो अगर कोई छुट्टी आती है तो उसको पेड हॉलीडे मिलता है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। तो इस सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इधर एक और नेबर, कांता का नेबर है कमल। कमल क्या करता है, डेली वेज लेबरर है। वो ग्रोसरी शॉप पे काम करता है। वो सुबह 7:30 बजे जाता है मॉर्निंग में, रात को 8 बजे आता है। और उसको कोई भी अपने वेज के अलावा कोई अदर अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, ना ही उसको ही नॉट पेड फॉर द डेज ही डज़ नॉट वर्क। और जब वो काम नहीं करता तो उसको पैसा नहीं मिलता है, ना ही इसे कोई छुट्टी मिलती है, ना कोई पेड हॉलीडे मिलता है। और उसे कोई फॉर्मल लेटर दिया नहीं गया कि उसको उसकी जो ज्वाइनिंग शो करे। और उसको कभी भी कहा जा सकता है कि आप उसको निकाला जा सकता है उसको। तो कांता और कमल कि दोनों में क्या फ़र्क है आपको समझ आ रहा होगा कि कमल को कुछ भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना ही उसका नंबर ऑफ जो हावर्स है वो फिक्स है, ना ही उसकी सैलरी फिक्स है, ना ही उसको हॉलीडे मिलते हैं, ना ही उसको कोई भी मेडिकल अलाउंस वगैरह मिलते हैं, ना ही उसको कोई फॉर्मल ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। सो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग कंडीशन ऑफ कांता एंड कमल कितना अलग है। तो हम कह सकते हैं जो कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कवर करता है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कवर करता है क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर। जहाँ पे काम है वो रेगुलर मिले, लोगों को काम का अश्योरेंस हो, वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, और जिस जगह वो काम करता है वो फ्रिम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सारे के सारे चीज़ वो फॉलो करती है। मिनिमम वेज एक्ट मतलब कम से कम इतना वेज तो मिलना ही चाहिए, उससे कम मिलेगा नहीं। और फैक्ट्री एक्ट मतलब क्या क्या सेफ्टी गियर्स रहेंगे क्या नहीं, हर तरह के एक्ट एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट के। इस तरह के सेक्टर को बोलते हो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मल प्रोसीजर है, प्रोसेस है। और these people may not be employed by anyone but may work on their own. They too have registered themselves with the government and follow the rule and regulation. इनको सारे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसको इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसे अपना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फील होता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर, कि उन्हें एक थोड़े मतलब फिक्स नंबर ऑफ आवर ही काम करना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो उसको ओवर टाइम मिलेगा, और उसको दूसरे बेनिफिट भी होते हैं। तो व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स, पेड हॉलीडे, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, पीएफ, ग्रेचुटी, ये सारे के सारे मेडिकल बेनिफिट। और कोई भी अगर फैक्ट्री मैनेजर है उसको सारे के सारे ड्रिंकिंग फैसिलिटी, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ये सारे की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इसके उल्टा अगर देखें जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है,
जो कि स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट में काम करता है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। जैसे शॉपकीपर है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, वहाँ इतने खास रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। वहाँ पे जॉब होती है वो भी लो पेड होती है और नॉट रेगुलर, और कोई प्रोविज़न नहीं है कि ओवर टाइम का पैसा मिलेगा या फिर पेड हॉलीडेज़ मिलेंगे, या अगर बीमार पड़ गया तो उसको उसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यानी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिक्योर नहीं है। और पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, किसी भी टाइम कहने को उसको निकाला जा सकता है। अगर वो कम काम करते हैं कुछ सीज़न में तो बहुत सारे लोगों को बोल दिया जाता है कि आप जा सकते हो। सो ये डिपेंड करता है जो एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है, उस पर डिपेंड करता है। और इस तरह के सेक्टर में इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर इसी में काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। जैसे फार्मर है, वो अपने खेत में काम करने के लिए लेबर को हायर करता है, और जब उसको रिक्वायर होती है तो भी हायर करता है, तभी हायर नहीं करता। तो आपको क्या समझ आ रहा है? आपको ये समझ आ रहा होगा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे काम है वो रेगुलर मिलता है, वर्किंग हार फिक्स हैं, पीएफ मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इन्वायरमेंट, सारे के सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स रेगुलर होते हैं, अगर पेंशन बरोबर मिलती है, सारी चीज़ सही रहती हैं। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब्स ये जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। और अनऑर्गेनाइज मतलब यहाँ पे आपका ना कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर होता है, ना कोई फॉर्मल लेटर दिया जाता, ना ही कोई पीएफ दिया जाता, ना ही पेड हॉलीडे मिलते, ना ही अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसका पैसा मिलता, ना ही कोई मेडिकल इंश्योरेंस अलाउंसेस, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। यानी यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेनर है। इसका मतलब क्या है? ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। कमेंट में बताना कि प्राइवेट स्कूल्स जनरली किस में आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है कि सारी की सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। कोई पेंशन नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है, कोई पेड हॉलीडेज़ नहीं है, कोई फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स नहीं है। तो मोर और लेस मोस्टली प्राइवेट स्कूल आर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, सो फार वी हैव डिस्कस्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ए टीचर टेकिंग इन टू द क्लास। एक टीचर क्लास ले रहा है स्कूल में तो कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड है। अगर वो गवर्नमेंट टीचर है तो वो ऑर्गेनाइज्ड है, अगर नहीं है तो अनऑर्गेनाइज्ड है। वर्कर कैरिंग बैग ऑफ सीमेंट इन हिज बैक मार्केट, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। फार्मर इरीगेटिंग हर फील्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डॉक्टर हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ऑर्गेनाइज्ड। डेली वेज लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड। फैक्ट्री वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड। हैंडलूम वीवर इन हर हाउस, अनऑर्गेनाइज्ड। सो ये सारी की सारी कंडीशन है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की। ध्यान से देखना इनको, और ये एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करना क्या है इसमें। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, हाउ टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर हैं उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो लिमिटेशन है, अगर हम उनको दूर कर देंगे तो शायद हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स बट दे आर शॉर्ट मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब ऑफर करता है और ज़्यादातर लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रही है। अगर आप हिसाब लगाओ तो गवर्नमेंट में बोलते हैं कि 6% लोग होने चाहिए। फ़िलहाल गवर्नमेंट कर्मचारी 6% भी नहीं है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के आसपास ही हैं। तो इतने हैं लोग ऑर्गेनाइज में, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो और ये भी आसान है कि लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम इतनी जल्दी नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज। सो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काफ़ी सारा छूट मिले। सो ऐसी स्ट्रेटजी देखो, इट इज़ कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर फंसे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जो अनऑर्गेनाइज की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो टैक्स नहीं देते प्रॉपर, कोई लॉ फॉलो नहीं करते, लेबर का लॉ फॉलो नहीं करते। इससे बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं, विच पे ए वेरी लो सैलरी, जहाँ पे उनको कम सैलरी मिलती है, जहाँ पे उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है और वेज भी बराबर नहीं मिलता, और उनकी अर्निंग बहुत ही कम होती है, ना ही वो रेगुलर होती है, और उनकी जॉब या कोई भी अदर बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। अगर 1990 की बात करें तो इट इज़ वेरी कॉमन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर लूजिंग देयर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग अपनी जॉब लूज़ कर रहे हैं। दीज वर्कर आर फोर्स टू टेक अप जॉब विद अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद द लो अर्निंग। तो यही वर्कर वो हैं जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनको धकेला जा रहा है विद लो सैलरी। सो हेंस बिसाइड नीड टू मोर वर्क, देयर इज नीड टू प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
काम के साथ साथ उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, तभी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो सही ढंग से काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं काम करेगी। देखो यहाँ पे एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर की दिखाई हुई है हालत कैसी है। सो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हु आर द वल्नरेबल पीपल। ऐसे वल्नरेबल पीपल कौन हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो दो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जनरली जो लोग होते हैं, जो कौन काम करते हैं, एक तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, जो सिर्फ खेतों में काम करते हैं। दूसरे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, शेयर क्रॉपर हैं, आर्टिशन यानी वीवर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये। और नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। लगभग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म कैटेगरी में है 80% इंडिया का जो किसान है। एंड दीज फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड। कैसे सपोर्ट करोगे आप उनको? अगर आप उनको टाइमली, अगर उसको डिलीवरी ऑफ सीड मिले, और मतलब उसको सीड टाइम पे मिले, एग्रीकल्चर इनपुट है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन पंप वगैरह सही टाइम पे मिले, उनको क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केट आउटलेट, ये सारे के सारे अगर टाइम पे मिलते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा भला या काफ़ी ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर ये तो हुई रूरल एरिया की बात। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होंगे? वो वर्कर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर जो डेली दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट या ट्रेड से जुड़े हुए वर्कर हैं, और कुछ ऐसे वर्कर जो स्ट्रीट वेंडर की तरह काम करते हैं, जैसे सब्जी वाले, फेरी वाले, या फिर हेड लोडर वर्कर जो लोड देते हैं। मार्केट जो गारमेंट सेक्टर में है, रैग पिकर यानी जो गली मोहल्ले से कागज़ वगैरह उठाते हैं वो लोग। तो ये लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं शहरों में। तो इनको कैसे सपोर्ट देना चाहिए? गवर्नमेंट को जो रॉ मटेरियल है उनको प्रोक्योर करे और मार्केटिंग करे। और दो कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। सिंपल सा है भाई। अगर मान लो कोई रैग पिकर ही है, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट देखिए तो उनको प्रॉपर होना चाहिए कि आप अगर कचरे को अगर जमा करवाना है तो पर्टिकुलर आउटलेट में जमा करें, और जमा करें तो कहाँ कहाँ पे करना है, किस ढंग से करना है, और बच्चे उसमें ना काम करें, चाइल्ड लेबर ना हो। अगर करते हैं तो उनको प्रॉपर कोई ऐसी मशीन, टेक्निकल मशीन प्रोवाइड कराया जाए जिससे ताकि वो सफाई भी कर दे और स्वच्छ भारत अभियान को भी बूस्ट मिले। ऐसे कई सारे ऐसे नए नए तरीके हैं जिसकी वजह से उनको, जिस तरह से उनको भला किया जा सकता है और इंडिपेंडेंट। जैसे गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती है वो बंद की है और कम्प्लीटली बैन कर दिया उसको। अगर जो भी कोई होगी वो मशीन की तरह से ही करोगे आप, और उनको प्रॉपर बेनिफिट, प्रॉपर पीएफ, पेंशन वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर कम्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, यानी SC, ST और लोअर OBC, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। और बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर और लो पेड वर्क, दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक भेदभाव भी होता है उनके साथ। इसलिए गवर्नमेंट को, अगर हमारे देश का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है तो हमें हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्करों को बचाना पड़ेगा, वरना देश का भला नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिससे आप समझो। देखो, आपने शहरों में स्लम पढ़ी होगी कि शहरों में काफ़ी सारी बस्तियाँ होती हैं। वो कैसे बनती हैं? जो रूरल एरिया का जो आदमी है वो कहाँ जाता है? अर्बन एरिया में। और अर्बन एरिया में जब वो जाता है तो उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं बनती, तो शहर के आउटस्कर्ट पे वो रहने लगता है। अब देखो स्लम कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर स्लम को देखा जाए तो लाइफ लाइन ऑफ अर्बन इकोनॉमी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग वॉचमैन, घर में मेड का काम, और कंस्ट्रक्शन वर्कर, हर तरह के सफाई कर्मचारी से लेकर शहरों का जो जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे के सारे ये वर्कर ही होते हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इन वर्कर की सेफ्टी नहीं हुई तो ये वर्कर हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ नहीं दे पाएंगे। अगर हमारा वर्कफोर्स सही नहीं रहा, स्किल्ड नहीं रहा और प्रोटेक्टेड नहीं रहा तो ये सारी की सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, और जिससे अर्बन एरिया को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। सो सी हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ टू प्रोटेक्ट द वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे कुछ दी हुई है कि किस किस तरह से क्या क्या हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या क्या फॉलो करते हैं, तो ये आप इसमें देखना। अब नेक्स्ट है आपका कि वो तो था आपने सेक्टर डिवाइड किए हुए थे एक्टिविटी के आधार पर, और ये आपने डिवाइड करने हैं ओनरशिप के आधार पर, पब्लिक और प्राइवेट। देखो सिंपल है, मैं बता देता हूँ पब्लिक ओनरशिप क्या होती है। पब्लिक ओनरशिप वो होती है जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल करे, और प्राइवेट ओनरशिप वो होती है जहाँ पे कोई भी प्राइवेट फिल्म, फॉर एग्जांपल BSNL है वो पब्लिक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन जियो है वो प्राइवेट है, राइट। सेल है वो पब्लिक है, लेकिन टाटा है वो प्राइवेट है, राइट। तो ओनरशिप के आधार पर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। पब्लिक में सारी की सारी एसेट होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और प्राइवेट में जो भी होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के हाथ में होती है। फॉर एग्जांपल रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टिस्को, ये रेलवे, ये हैं सारी की सारी
रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस आपकी पब्लिक हैं, लेकिन टिस्को, टाटा स्टील और रिलायंस ये आपकी प्राइवेटली ओन्ड है। जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है वो जनरली क्या होता है, उनको मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना ही होता है, जनता की भलाई के लिए खास ध्यान नहीं देते। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल और कंपनी। अगर हमें इनकी सर्विस चाहिए तो हमें पैसा देना पड़ता है, और दे आर नॉट फॉर द पब्लिक पर्पज़, देयर मेन कंसर्न वॉज टू अर्न प्रॉफिट ओनली। तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, उन पे टैक्सेस लगाती है ताकि लोगों को दूसरी सुविधाएं दी जा सके। मॉडर्न डे गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी एक्टिविटी पे खर्च करती है। देखो, पब्लिक रहना क्यों ज़रूरी है और प्राइवेट रहना क्यों ज़रूरी है। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, हर कोई आदमी प्राइवेट चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखनी ही पड़ती है। अब अंबानी है, वो क्यों अपनी जियो कंपनी फ्री में देगा भाई, या फिर क्यों वो बांटेगा, क्योंकि वो उसका सोल मोटो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन पब्लिक सेक्टर है, जैसे कुछ पुअर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जैसे रोड वगैरह हैं, कुछ भी हैं, वाटर फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। सो but nowadays there are several things needed by the society as a whole but which the private sector will not provide as a reasonable cost। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर रिजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं करवा सकता। सो what we need to do, simple we need to do that सिंपल। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कंपनी होती है उस पर हम कॉर्पोरेट टैक्स लगाते हैं, फिर वही टैक्स हम किस में यूज़ करते हैं, कुछ भी और रोड बनाने में, हेल्थ फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ब्रिज, ये सारी की सारी चीज़ें, इरीगेशन वगैरह फैसिलिटी में हम यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट को हैवी स्पेंडिंग करनी पड़ती है हर किसी के लिए। दीज आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। कौन कौन सी? द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन बिजनेस अनलेस द गवर्नमेंट इंक्रीज इट। और प्राइवेट सेक्टर भी उतना काम नहीं कर सकती अगर गवर्नमेंट उनको इंक्रीज़ नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी सही अच्छी दाम पे नहीं पहुंचाई, तो जो उस प्रोडक्शन यूनिट में जो कुछ कोई भी बनता है, सपोज करो यानी आप कोई भी बैट बना रहे हो, और बैट बनाने में आपको मिल्स वगैरह चलाने के लिए, वुड मिल्स चलाने के लिए इतनी बिजली लगती है। गवर्नमेंट अगर बिजली की कीमत बढ़ा देती है तो बैट की कीमत भी बढ़ जाएगी, भाई अनअफोर्डेबल होगी। तो गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो शट डाउन हो जाएंगी। सो इसलिए सही चीज़ें स्मूथ ढंग से फंक्शनिंग करें, इसलिए गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया बाय वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर एट फेयर प्राइस। जो गवर्नमेंट है वो वीट एंड राइस फेयर प्राइस पे लेती है, आपको पता है वो पीडीएस के थ्रू, और किस तरह से एफसीआई उसको कंट्रोल करती है सारी की सारी, आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। और गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द सम ऑफ द कॉस्ट इन द वे गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। कई बार तो पता वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, जैसे एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है, पंप सेट पे, इरीगेशन, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एंड देयर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें नेसेसरली स्पेंड होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग हेल्थ, एजुकेशन, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हमें अफोर्डेबल हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एंड दीज आर ऑल्सो अवर फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल नंबर 21A। ये डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है और फंडामेंटल राइट भी है। सो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। सो रनिंग प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि बहुत सारे इंडिया का पॉपुलेशन आज भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन है। सिमिलरली वी नो दैट हाफ ऑफ द इंडिया चिल्ड्रन आर मेल न्यूरिस्ड, काफ़ी ज़्यादा मेल न्यूरिस्ड है, कुपोषित हैं। लगभग क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। आपने उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 85 है, उड़ीसा में 87 है। तो और अफ्रीकन कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो गवर्नमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी, ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स आपको इनकम के अलावा और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, फूड फॉर पुअर्स, न्यूट्रिशंस। तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअर एंड द मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द गवर्नमेंट। वी नीड टू इंक्रीज द स्पेंडिंग in the areas where we lack many things and basic facilities as well. Okay, so this is a summary of all these. Simple, you have read in this chapter about the primary, secondary, tertiary difference. उसके बाद बेसिक इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हमने। उसके बाद हमने मेनली देखा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके बाद हमने देखा प्राइवेट एंड पब्लिक। तो ये आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। कोई दिक्कत हो, कुछ भी प्रकार की दिक्कत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन एंजॉय योर टाइम, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।